तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हम बना रहे थे क्या, वीडियो लेक्चर। और ये वीडियो लेक्चर था हमारे पास क्या, हैंड आउट सीबीएसई हैंड आउट 2025-26, यानी 2026 में जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 में। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, जिस चैप्टर से केमिस्ट्री में, उसके लिए हमने एक हैंडआउट तैयार किया हुआ था। ये हैंडआउट आपके चैप्टर वाइज हमने बनाया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का। तो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। एक लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और क्या, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 तरह के क्वेश्चन और डिस्कस किया है। यानी कि 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, जिसके अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं किस किस क्वेश्चन पे सर। हम बात करेंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पे और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का एक होता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का एक होता है। और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो बिना देर किए हुए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट में हमने टोटल आपको 35 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है, जिसमें से हमने आपको 15 एमसीक्यू, 7 वेरी शॉर्ट, 7 शॉर्ट, 2 केस बेस्ड और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में दिया गया था, वहां से हमने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ, इस केस बेस्ड क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर केस बेस्ड दिया हुआ रही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो पहला काम है उस केस बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से पूरा डिटेल एनालिसिस करो, डिटेल को एक बार पढ़ो, ठीक है, लाइन बाय लाइन। चलो हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या लिखा था। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर कहीं ना कहीं इस केस बेस्ड के अंदर होता है। चलो, ये केस बेस्ड कौन से टॉपिक से दिया सर, बैटरी से। बोलता है बैटरी एंड फ्यूल सेल आर वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। मतलब गैल्वेनिक सेल से, फ्यूल सेल और बैटरी दोनों क्या गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है। बोलता है एनी बैटरी और सेल दैट वी यूज एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चाहे कोई बैटरी हो, चाहे कोई तरह का फ्यूल सेल हो, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स है। बिल्कुल सही बात। बेसिकली गैल्वेनिक सेल। बोलता है हाउएवर ए बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबली लाइट, कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड बी नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। बोलता है जो बैटरी होता है इसको हम यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट हल्का होता है, कॉम्पैक्ट, छोटे जगह पे अच्छे से इसको बनाया जाता है, और वोल्टेज शुड नॉट वेरी। जैसे मान लो इस फोन को हम चला रहे हैं, ये फोन के अंदर क्या लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है। अगर ये बैटरी, इसके अंदर का जो बैटरी जो लगा हुआ है, वो अगर अपना वोल्टेज को फ्लक्चुएट करे, तो एक बार फोन ऑफ होगा, एक बार फोन ऑन होगा, काम हो पाएगा नहीं। यानी कि जो भी बैटरी यूज करोगे वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करे, वोल्टेज हमेशा सप्लाई करे, ये होना चाहिए। बोलता है देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरी। बोलता है बैटरी 2 प्रकार का होता है, ये अब तो जानते ही है, एक प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का मतलब है कि द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। प्राइमरी बैटरी में एक ही बार रिएक्शन होगा, एक बार यूज कर दोगे दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हो। बोलता आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द बैटरी बिकम्स डेड। बिल्कुल प्राइमरी बैटरी को तो हम एक बार यूज कर दो, फिर यूज करके फेंकना ही पड़ता है, दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन। वेयर है, जबकि सेकेंडरी बैटरी आर रिचार्जेबल। बिल्कुल सही बात है, जो सेकेंडरी बैटरी होता है वो रिचार्जेबल होता है, इसको बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, जैसे इन्वर्टर का बैटरी, कार का बैटरी, ट्रक का बैटरी, ठीक है। बोलता प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इज नॉट वेरी इफिशियंट मेथड एंड इज ए मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। बोलता है कि थर्मल प्लांट जहां पे रेडियो एक्टिव सोर्स से एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ठीक है, वो पॉल्यूशन, वो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, उसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हमारे नेचर में फैलता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के कारण, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला को जला दिया जाता है। अब कोयला जब जलेगा तो क्या हो, थर्मल हीट निकलेगा, हीट कहाँ जाएगा, नेचर में जाएगा, बहुत सारा CO2 गैस बनेगा, कोयला का भी नुकसान है। तो एक तरह से नेचर में क्या, वो पॉल्यूशन को फैलाता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गैल्वेनिक सेल्स आर डिजाइन इन सच अ वे। इस प्रॉब्लम से दूर आने के लिए गैल्वेनिक सेल को डिजाइन किया गया। दैट एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल इज, जहां पे फ्यूल को डायरेक्टली कंबसन करते हैं
और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसे सेल को फ्यूल सेल कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर नॉन एज फ्यूल सेल, और इसको क्या कहेंगे सर, फ्यूल सेल कहेंगे। वन सच फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस क्या है सर, देखो जैसे इंडिया में इसरो है ना, अमेरिका में नासा है, वैसे ही अमेरिका में एक और स्पेस एजेंसी जिसका नाम है अपोलो। तो अपोलो स्पेस जो था एक प्रोग्राम था जिसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में फ्यूल सेल का यूज किया गया था, ठीक है। अब क्या कहता है, कहानी सुनो। अब तो यहां तक था इसका पैराग्राफ। अब इसमें जो कहानी बोल रहा है वो सुनो, क्वेश्चन जो पूछ रहा सुनो। बोलता है हाउ डू प्राइमरी बैटरीज आर डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरी। देखो ये एक लाइन में पूछा प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी से डिफर क्यों। अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी बैटरी को एक बार यूज करेंगे, इसमें एक ही बार रिएक्शन कंप्लीट होता है, फिर दोबारा नहीं होता है, मतलब नॉट रीयूज्ड अगेन। जबकि सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होता है, इट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्ज, मतलब चार्ज करके बार बार हम इसको यूज कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे था, है ना, कि प्राइमरी बैटरी the reactions occurs only once and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused again। यहां तक आंसर है। देखो यहां से बात करें, यहां से देखो इसको हम घेर देते, देखो यहां से बात करें, देखो यहां पे आंसर छुपा हुआ है इसका, है ना। तो अब चाहो तो ये लाइन लिख करके अपना आंसर बना सकते हो, ठीक है। वहीं सेकेंडरी बैटरी आज रिचार्जेबल, बिल्कुल ये 2 पॉइंट लिख दो, ये खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमने आंसर भी लिखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या, कि प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल वाइल जबकि सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल। बस एक लाइन में आंसर हो गया, 1 मार्क्स का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल इज 1.35 वोल्ट। तो द सेल पोटेंशियल जो होता है मरकरी का वह 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। बोलता पूरे लाइफ में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, क्यों। याद करो हमने मरकरी सेल के केस में बताया था कि इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जहां पे कंसंट्रेशन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करता नहीं, इसलिए उसका उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो क्या, कि ओवरऑल रिएक्शंस डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मरकरी सेल के अंदर कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण इसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज होता नहीं। इसका रीजन हम बता चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। जो बच्चा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा है उसको इस क्वेश्चन का जवाब वहां मिल जाएगा। तुम्हारे हैंड आउट में इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हो, बोलो, है ना। नहीं है तो इसका रिएक्शन लिख देते हैं। देखो इसका रिएक्शन क्या था सर, देखो इसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं, क्या था, जिंक सॉलिड फॉर्म में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, रिएक्शन करके क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और मरकरी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है सर, ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो ये मरकरी का रिएक्शन है, ठीक है। आगे चलो सर, आगे क्या बोलता है, बोलता है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। बोलता है लेड स्टोरेज बैटरी में कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी का जो है, जो ये पूछा, ये आपके पैराग्राफ में तो दिया नहीं, आपको इसको याद करके बताना है, ठीक है। याद करके कैसे बताओगे सर, देखो यहाँ पे क्या है रिएक्शन, देखो कैथोड पे लेड सल्फेट जो होता है, लेड सल्फेट जो होता है, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। देखो लेड सल्फेट जो है 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लेड प्लस सल्फेट आयन। दूसरा क्या, लेड सल्फेट जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, लिक्विड मीडियम में, और क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा सर, ये बाहर कर देगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ये रिएक्शन कुछ अधूरा सा लिखा हुआ है, रुको, लेड सल्फेट, लेड को सल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे, लेड सल्फेट बनता है। ये ऊपर वाला रिएक्शन उल्टा लिखा हुआ है, देखो ऊपर वाला रिएक्शन कुछ उल्टा है, रुको नीचे लिख दे रहे क्या, लेड
चलिए पूरा रिएक्शन ही हम लिख दे रहे हैं एक मिनट को। फिर कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड पे यहाँ पे बात करें तो लेड सल्फेट जो है PbO सॉलिड फॉर्म में क्या, सॉलिड फॉर्म में क्या करे सर, सल्फेट आयन से अभिक्रिया कर लेगा, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज एक्वस मीडियम में अभिक्रिया करेगा, बनेगा क्या, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना के बाहर चला गया। ठीक है, दूसरा देखो ये 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे क्या, लेड सल्फेट प्लस क्या, प्लस यहाँ 2H2O। ठीक है, दूसरा एनोड पे क्या भी किया सर, एनोड पे यहाँ पे होगा लेड प्लस क्या, सल्फेट आयन एक्वस मीडियम क्या बनेगा सर, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे बनेगा। अभी क्रिया को जोड़ दो सर, कैसे बनेगा, देखो जोड़ दोगे तो बनेगा क्या, लेड सॉलिड मीडियम प्लस 2H2SO4 2H2SO4 एक्वस मीडियम। ठीक है, प्लस क्या, लेड सल्फेट प्लस क्या 2H2। ठीक है, पूरा रिएक्शन को जोड़ दोगे तो यहाँ दो दो एक और एक क्या था, दो हुआ, यहाँ 2 मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, लेड सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे करके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सभी को लिख लीजिए। ये देखो ये रिएक्शन तुमको याद करके जाना है। ठीक है, आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ पे पूछा राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पूछा था, तीन लिख दिए। ये इंग्लिश मीडियम होगा। हिंदी मीडियम में बस वही कहानी कि बैटरी ईंधन सेल का गैल्वेनिक सेल है, जो वहां बताएं, जिसका हिंदी मीनिंग बताएं, सब यहाँ पे है। इसको भी आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। देखो दोनों सेम चीज है, हिंदी इंग्लिश, बस ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो बताया क्या कि प्राथमिक सेल क्या है, बार बार चार्ज करना पड़ता है। जब प्राथमिक सेल एक ही बार चार्ज होता है, दोबारा चार्ज नहीं होता है, तो प्राथमिक बैटरियां रिचार्जेबल नहीं होती है, जबकि द्वितीयक बैटरियां रिचार्जेबल होती है। समग्र अभिक्रिया में जीवन काल के दौरान किसी भी आयन में परिवर्तन नहीं होता है, सबका सब कांस्टेंट होता है। क्या, जिंक सॉलिड फॉर्म, मरकरी फॉर्म, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और क्या, मरकरी। क्लियर है, आगे चलें सर। ठीक है, ये कैथोड एनोड पे होने वाली कंप्लीट अभिक्रिया है। ठीक है, देखो आगे बोलता है क्या, आगे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, देखो ये हुआ हमारे पास। अब देखो दूसरा दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन क्या करता है, देखो उसी केस बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा ये देखो, एक तरह से अगर देखा जाए क्या, ठीक है, देखा जाए क्या, एक साथ हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो रिएक्शन पूछा था वो यहाँ पे दिया हुई है, तो आप चाहते तो इस रिएक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में कई बार क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना होता है। ठीक है, क्या बोला है कि द लेड एसिड बैटरी रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी, लेड एसिड बैटरी जो होता है ये सबसे ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी है टेक्नोलॉजी में। तो द लेड एसिड बैटरीज कैन बी फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल पावर स्टोरेज सच है, जैसे यूपीएस के अंदर, सिस्टम के अंदर, इग्निशन पावर जैसे जनरेटर, या फिर हम लोग बाइक स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग एनर्जी होता है इग्निशन बोलते हैं, ठीक है, उसको देने में, या फिर ऑटोमोबाइल गाड़ी में, या विद लार्ज ग्राइंड स्केल पावर सिस्टम। द स्पॉन्जी लेड एक्ट है, देखो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, दो ग्रिड लगा होता है, स्पॉन्जी लेड का ग्रिड लगा होता है। ठीक है, कैथोड एनोड प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट होता है ना, वही बोलता है द स्पॉन्जी लेड एक्ट एज अ एनोड एंड लेड डाइऑक्साइड एज ए कैथोड। स्पॉन्जी लेड जो है कैथोड की तरह बिहेव कर देगा,
और लेड डाइऑक्साइड जो कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। बोलता है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। द हाफ रिएक्शन ड्यूरिंग, बोलते द हाफ रिएक्शन जो होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज सेल आर, लीड स्टोरेज सेल में जो डिस्चार्जिंग के रूप में यूज करते हो क्या होता है सर, एनोड पे जो यूज होता है वो है लेड, ठीक है। और देखो लेड यहाँ पे सल्फेट आयन रिएक्ट किया, क्या होना, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस 4H प्लस क्या सल्फेट आयन बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और लेड सल्फेट और H2O बन के बाहर हो गया। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहें क्या लिखा जाता है, देखो ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखा है, देखो लेड से क्या बना, जोड़, लेड 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 एक ही लेड है यहाँ पे, लेड रहा पीबी सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे देखो PbO2 जोड़, H2SO4 यहाँ पे 4H प्लस आए, ठीक है। तो और H2SO4 यानी क्या होता है यहाँ पे H2SO4 दो बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, ठीक है। आगे देखो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। देखो सर क्या होने, लेड सल्फेट कितना गया, 1 और 1 2 PbSO4 प्लस क्या 2H2, यही तो हुआ। यही पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होता है, लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर होता है। अब इस टॉपिक के आधार पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा ध्यान से देखो, ठीक है। इस टॉपिक के आधार पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा देखो, हिंदी वाला भी हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। आगे भी क्या है, अब यहाँ पे देखो आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि देयर इज नो सेफ वे ऑफ डिस्पोजल एंड देयर बैटरीज एंड अप इन द लैंडफिल्स। बोलता है कोई भी सही तरीका नहीं है जहां पे हम बैटरी डेड हो उसको जमीन में दफन करें या उसको डिस्पोज, जमीन मतलब देखो एक तरह से जो डेड बैटरी होता है उसको डिस्पोज करने का कोई सेफ मेथड नहीं है, जमीन में डिस्पोज करने का कोई सेफ मेथड नहीं है। लेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर एक्सट्रीमली हैजार्डस एंड पॉल्यूट्स, अगर हम लेड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट मिट्टी में फेंक दें तो क्या करेगा, वो मिट्टी को एक तरह से दूषित कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, ठीक है। वाटर एज वेल एज एयर, ये पानी को भी पॉल्यूट करेगा और यहाँ तक कि हवा को भी पॉल्यूट कर देगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इट पॉजेज, यदि इरिस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल चेंजेस को अगर पॉज कर दें, रोक दें, तो लेड एसिड बैटरीज हैव रिमेन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब रिमेन हो जाएंगे क्या, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। बोलता है डिजाइनिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल बैटरी सिस्टम, बोलता है यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा क्या, एक ग्रीन और एक सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। बोलता है डिजाइनिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल बैटरी सिस्टम एज अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल मीन, बोलता है अल्टरनेटिव और कन्वेंशनल मीन के लिए उपयोग करेंगे। रिमेन रिलेवेंट, बोलता है फ्यूल सेल्स आर सीन एज फर्दर सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल सेल को हम एज ए फर्दर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करेंगे। बोलता है हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन को हम ग्रीन फ्यूल के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। बोलता है हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए ग्रीन फ्यूल। प्रॉब्लम विथ फ्यूल सेल एट present is the storage of hydrogen, बोलता है करेंटली अमोनिया एंड मेथेनॉल, अमोनिया हो गया या मिथेनॉल हो गया, आर बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, बोलता है अमोनिया हो गया, ठीक है, एंड मेथेनॉल हो गया बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। हाइड्रोजन फॉर फ्यूल सेल दीज आर ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली सो एट टू, बोलता है ये सबको दीज आर ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली को प्राप्त किया सो एट टू इन्वायरमेंटल इशू, और ये सब इन्वायरमेंटल इशू को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। बोलता है इफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरकम, अगर हाइड्रोजन के प्रॉब्लम से ओवरकम बाहर आए तो इज इट स्टिल ए ग्रीन फ्यूल, तो इसको हम क्या ग्रीन फ्यूल, अरे हाइड्रोजन को स्टोर करना ही टफ काम, उसको अलग करना अपने आप में एक टफ काम है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन does not exist in its own so need to be extracted from water, बोलता है हाइड्रोजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको पानी से बाहर निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने में कई सारे फॉसिल फ्यूल का खर्च होगा, जैसे पानी को तुम गर्म करोगे तभी तो टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए या तो करंट देना पड़ेगा या तो फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे, है ना।
बोथ ऑफ दिस प्रोसेस रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, विच इज करेंटली मोर देन दैट ऑफ गेन फ्रॉम हाइड्रोजन इटसेल्फ। जितना हाइड्रोजन मिलके नहीं प्राप्त होगा उससे ज्यादा एनर्जी इसमें खर्च करना पड़ जाएगा। जैसे इस पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है, तो जितना इससे हाइड्रोजन अलग करने में जितना खर्च पड़ जाएगा उतना का हाइड्रोजन ही नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं हुआ, वही ये कह रहा है, ठीक है। बोलता इन एडिशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ टिपिकली रिक्वायर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मोर रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन दिस फील्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बोलता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के लिए, क्योंकि हम लोग पृथ्वी का 3 हिस्सा क्या पानी है, उस पानी से हाइड्रोजन आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करने का अभी हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, कोई सस्टेनेबल मेथड नहीं, ठीक है। तो बोलता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई सस्टेनेबल मेथड नहीं, इसको और रिसर्च करने की भी जरूरत है। बोलता है डिस्पाइट द प्रॉब्लम ऑफ नो गुड मीन टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग करने का कोई गुड मेथड हमारे पास नहीं है। इट इज यूनिकली अबंडेंट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये यूनिकली अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, परफेक्ट फॉर आवर फ्यूचर जीरो कार्बन नीड, फ्यूचर में कार्बन के नीड को ये जीरो कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर फ्यूल के रूप में इसको बोल सकता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इंग्लिश में पैराग्राफ दिया है, ठीक वैसे ही यहाँ पे हिंदी में भी दिया है कि लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्जेबल बैटरी है, इसका अपना ये कहानी दिया हुआ है, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज के हैं आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको, ठीक है, कैसे कैसे बैटरी को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या क्या हरित ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कैसे यूज करते हैं और कैसे हाइड्रोजन को निकालना काफी टफ काम है, ये सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों जगह सेम है, बस हम एक लैंग्वेज में पढ़ दे रहे हैं, उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी बात हिंदी मीडियम हम समझा दे रहे ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी कॉलम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन ऑर्डर टू कंज्यूम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। देखो लीड स्टोरेज बैटरी के रिचार्ज के लिए कितना मोल, ठीक है, कितना मोल का, हाउ मेनी कूलम्स हैव बीन ट्रांसफर, कितना मोल कूलम चाहिए। देखो इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना लीड सल्फेट चाहिए सर, 2 लीड सल्फेट, 2 मोल चाहिए, मतलब एन बराबर कितना हो एक तरह से 2। हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर क्या जानते हैं, एन एफ, क्या जानते हैं, क्यू बराबर एन एफ, तो एन बराबर 2, एफ बराबर 96,500, 2 गुने 96,500 कूलम, यही होता है ना। तो वही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब 2 फैराड हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ H2SO4, देयरफॉर 1 मोल ऑफ H2SO4 रिक्वायर 1 फैराडे, इसलिए 2 मोल क्या होगा, 2 मोल का मतलब हो गया, 2 मोल का मतलब क्या हुआ, एन इंटू एफ, 2 गुने 96,500, कितना हो जाएगा सर, 38,600, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे बोलता है हाउ मच वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग लीड स्टोरेज सेल इफ ईच सेल डिलीवर्स अबाउट 2 वोल्ट। यदि बोलता है अगर एक सेल 2 वोल्ट देता है तो कितना एनर्जी चाहिए, देखो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने बोला है, देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सी, ठीक है। तो एन का वैल्यू 2, एफ का वैल्यू 96,500 गुने 2, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। देखो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है, क्या देखो यहाँ पे वही हमने लिखा है, मैक्सिमम वर्क डन जिसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, इसको कोई डेल्टा जी से भी रिप्रेजेंट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस एन एफ ई नॉट से 2 गुने 96,500 गुने 2 कितना हुआ, 38,600 है, 38,600 जूल वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लीड स्टोरेज सेल, इतना एनर्जी लगेगा लीड स्टोरेज सेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये 2 क्वेश्चन तो ठीक था, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन काफी थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री है कि हाइड्रोजन इज ए ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, बिल्कुल ये बात पे तो एग्री करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। आगे बोलता है गिव योर कमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर व्यू, बोलता है इसके अगेंस्ट और स्टेटमेंट जस्टिफाई करो आपको अपने व्यू को। देखो हरित हाइड्रोजन एक फ्यूल सेल है, लेकिन हाइड्रोजन को अलग करने का जो टेक्निक है वो काफी कॉस्टली है, और उसको अलग करने में हम लोग बहुत सारे कार्बन को जला देते हैं,
बहुत सारा एनर्जी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जिसके कारण जितना का हाइड्रोजन ये मिलेगा उससे ज्यादा का हम लोग कार्बन को ही बर्न कर देंगे। तो हाइड्रोजन निकाल के क्या फायदा, मान लो 10 लीटर हाइड्रोजन मिला, मतलब मान लो 10,000 का हाइड्रोजन मिला और 8,000 का कार्बन जला दिए, 8,000 का नेचुरल रिसोर्सेज जला दिए, तो कोई फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ सर, एक तरह का नुकसान ही है वो, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बोथ यस एंड नो, हाँ भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं, शुड बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट आंसर। बोलता हम इसके लिए हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्यों? बोलता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड, हमें क्या किस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके हिसाब से। देखो बोलता है यस, हाँ ये बात सही है कि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, ठीक है, यस हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, हाइड्रोजन इज ए ग्रीन फ्यूल दैट ऑन कंबसन गिव वाटर, बिल्कुल इसको जलाएंगे तो वाटर देगा, ये बात सही है। एज ए बाय प्रोडक्ट देयर आर नो कार्बन इमिशन, यहाँ कोई कार्बन नहीं जलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड नो पॉल्यूशन का, जिसके कारण कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। हाउएवर इट प्रेजेंट मीन टू ऑब्टेन हाइड्रोजन, प्रेजेंट समय में हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का एक तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ऑफ वाटर विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। बोलता है विच यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड इंक्रीजेज कार्बन इमिशन। अब क्या होता है कि इसको अलग करने में हम लोग इतना ज्यादा कार्बन को जला देते हैं, जैसे मान लो इस पानी से का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस करने में इतना ज्यादा कार्बन जला दिए कि जितना का हाइड्रोजन नहीं मिला उससे ज्यादा कार्बन जल गया, कोई फायदा हुआ नहीं। वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीज द कार्बन, और जिसके कारण क्या होता है कार्बन इमिशन बढ़ जाता है। इन स्पाइट, इसके बावजूद द प्रॉब्लम फेस टुडे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना। वी कैन नॉट डिसएग्री, हम इससे डिसएग्री नहीं है, असहमत नहीं है कि ऑन द फैक्ट दैट कि हाइड्रोजन इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन बिल्कुल एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्दर रिसर्च कैन हेल्प, बोलता आगे का जो रिसर्च है वो हम लोग को मदद करेगा, है ना, फाइंडिंग सोल्यूशन एंड ग्रीन वे लाइक यूजिंग सोलर एनर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर लेते हैं, सोलर प्लेट यूज करके कोई पोल्यूशन नहीं होता है, वैसे ही आगे हम लोग कोई ना कोई टेक्निक खोज लेंगे जिससे आसानी से हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। नो, नहीं, इट इज ट्रू, ये सही है, नहीं इट इज ट्रू दैट कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है दैट ऑन कंबसन गिव्स वाटर, ये वाटर देता है एज ए बाय प्रोडक्ट। देयर आर नो कार्बन इमिशन, यहाँ कोई कार्बन नहीं देता, एंड पॉल्यूशन का हो जिसके कारण पॉल्यूशन हो। हाउएवर एट अ प्रेजेंट द मीन टू ऑब्टेन हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोलाइसिस, होता है हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है ऑब्टेन करने में फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीज द कार्बन इमिशन, और जिसके कारण कार्बन इमिशन क्या होता है, बढ़ता है। बोलता है हाइड्रोजन इज नो डाउट ए ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन एक कोई डाउट नहीं कि ग्रीन फ्यूल ये है, बट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नॉट ग्रीन, प्रोसेस जो है जहां से हाइड्रोजन फ्यूल को निकालते हैं वो कोई तरह से सही नहीं है। एट प्रेजेंट लुकिंग एट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन फ्यूल, और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल के रूप में काम करता नहीं, इसको अलग करने का जो टेक्निक है वो सही नहीं है। और यही बात हिंदी में भी हमने लिखा है, इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। जितना बताएं सारा बात हिंदी में लिखा हुआ है, जितना समझा दिए सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारे पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखो क्या करता है क्वेश्चन, सर ध्यान से पढ़ो। बोलता है क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बोलता है कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। दिया क्या क्या सर, चलो बोलता है यहाँ पे क्या
कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी यहां से बोला निकालो, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन क्या दिया सर, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, AU सॉलिड मीडियम, C2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, AU 3+ 1 मोलर CA सॉलिड, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, बोलता है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दिया हुआ है, प्रिडिक्ट द वेदर द रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। ये बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है, AU 3+ से AU प्लस 1.5 वोल्ट, E0 CA 2+ से CU, ठीक है, -2.87 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करो सर, यहाँ पे E0 से निकालो, E0 से इक्वल क्या होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, विज्ञान कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। देखो E0 CA 2+ से माइनस E0 AU 3+ से AU, 2.87 माइनस 1.5, ठीक है। ठीक है, इससे बराबर क्या है, -4.37 वोल्ट, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया E0 का वैल्यू। अब बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता है डेल्टा जी का वैल्यू निकाल, देखो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा जी का वैल्यू होता है हमारे पास -NF E0, -NF E0 सेल, ठीक है। देखो एन का वैल्यू कितना होता है, एन का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ 3 दूना, यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि टोटल एन बराबर कितना हो, 6 का ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ एन बराबर 6 हो जाएगा, -6 गुने 96,500 गुने -4.37, ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना होगा, प्लस 25 30, ठीक है, .23 किलो जूल पर मोल, ठीक है, क्लियर है, डेल्टा जी नॉट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, बात समझ गए, आगे चलें। तो ये हम लोग का है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया सर, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला है क्या, कि टार्निश सिल्वर कंटेन Ag2S, सिल्वर सल्फाइड रख रहा है, कैन दिस टार्निश बी रिमूव, क्या इस टार्निश को रिमूव कर सकते हैं, हटाया जा सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। रिमूव्ड बाय प्लेसिंग टार्निश सिल्वरवेयर इन एल्युमिनियम पेन, ठीक है, इस पे एल्युमिनियम पेन को लगा देते हैं, ठीक है, containing an inert electrolytic solution such as NaCl, the standard electrode potential of half cell reaction क्या दिया हुआ है, देखो सिल्वर सल्फाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, सिल्वर अलग सल्फाइड अलग,
ठीक है, -0.71 वोल्ट, एंड एल्यूमिनियम का कितना दिया 1.66 वोल्ट। देखो इस केस में क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब देयर इज नो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो डेल्टा जी का 3 वैल्यू होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ आगे देखो, बोलता है सर्टेनली एल्युमिनियम इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, देन सिल्वर, ठीक है, हेंस इट रिड्यूसेस द सिल्वर आयन, ये सिल्वर आयन को रिड्यूस कर देगा टू मेटालिक सिल्वर। द सिल्वर सिल्वरली व्हाइट, व्हाइट कलर विल स्लोली गेट डिपोजिटेड। व्हाइट कलर क्या होता है, स्लोली, धीरे धीरे डिपोजिट जमा हो जाएगा ऑन दी वॉल ऑफ सिल्वर वेयर, सिल्वर वेयर के वाल के ऊपर, ठीक है, ऑन दी वॉल ऑफ सिल्वर वेयर, एंड देन दी टार्निश विल बी रिमूव, और टार्निश को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे इंग्लिश में बताया, वैसे हिंदी में भी सेम टू सेम वहां पे देखो, इसका आंसर ये दिया हुआ है, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, निश्चित रूप से एल्युमिनियम चांदी की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक, इसलिए चांदी के आयनों को सिल्वर की धातुएं चांदी में बदल देता है। इससे चांदी जैसा सफेद रंग धीरे धीरे चांदी के बर्तनों की दीवारों पर जम जाता है और ये फिर धूमिलता से हट जाएगी। क्या होगा सर, ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ, दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या सर, डिफाइन सेल पोटेंशियल क्या है, फ्यूल सेल क्या है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब एक साथ मिलता है जिसको फ्यूल सेल बनाते हैं। फ्यूल सेल एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है क्या, जिंक से जिंक 2+, कैडमियम 2+ से कैडमियम बन रहा है। तो कैडमियम 2+ से कैडमियम का दिया है -0.40 वोल्ट, और जिंक से जिंक 2+ का 0.76 वोल्ट, लॉग 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ई नॉट बराबर क्या, ई नॉट बराबर यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, बाकी इस दोनों क्वेश्चन का हमने डेफिनेशन लिख रखा है, तो डेफिनेशन आगे दिखाएंगे। देखो पूछा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। देखो ई नॉट सेल बराबर क्या आएगा सर, ई नॉट सेल बराबर आएगा, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। देखो इस रिएक्शन को अगर पूरा लिखें, देखो जिंक के साथ क्या लिखाएगा, जिंक पे 2+, ठीक है। कैडमियम 2+, यहाँ क्या लिखाएगा, कैडमियम में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। कैथोड कौन सा, रिडक्शन, ये रिडक्शन होगा, मतलब ई नॉट क्या, सी डी 2+ से माइनस ई नॉट जिंक 2+ से माइनस -0.7, ठीक है, प्लस क्या, -0.36 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है। आगे क्या होता है यहाँ पे, ई सेल बराबर क्या,
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे क्या एन इंटू लॉग क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या दिया सर, प्रोडक्ट में आया यहाँ पे जिंक पे 2 प्लस आया, ठीक है, बटे क्या सी डी पे 2 प्लस आया, देखो पुट कर दो, प्लस 0.36 माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग, ठीक है, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.1, पुट किया, इसका कितना दिया सर, इसका दिया 0.01, क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या है 0.36 माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग, यहाँ पे क्या है सर 0.1, 10 का पावर क्या माइनस 1, यहाँ 10 का पावर क्या माइनस 1 के बाद क्या -2, ऊपर में जाएगा तो क्या बचेगा सर 10 का पावर 1 बचेगा, यानी कुल मिला के लॉग 1 बचेगा, ठीक है, देखो प्लस 0.36 माइनस 0.0591 बटे 2 गुने लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना हुआ 1, देखो यहाँ प्लस 0.36 माइनस 0.0591, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा सर यहाँ पे 0.36 0.0591 बटे इंटू 5 कितना आएगा सर यहाँ पे देखो 0.0591 गुने कितना प्लस 0.36 माइनस 0.029, ठीक है, इसको घटा दो कितना हो जाएगा सर देखो 33 माइनस क्या 0.029 कितना हो जाएगा 0.301, क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट, आगे बढ़े, चलो यही हमारा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब बताए यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या फ्यूल सेल पोटेंशियल और फ्यूल सेल क्या है, देखो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लैंग्वेज में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको पढ़ लेना याद करना, देखो क्या बोलता है, बोलता है सेल पोटेंशियल, व्हाट इज सेल पोटेंशियल, बोलता है यहाँ पे क्या सेल पोटेंशियल रेफर टू द वोल्टेज डिफरेंस, सेल पोटेंशियल क्या होता है वोल्टेज डिफरेंस होता है किसके बीच एनोड एंड कैथोड के बीच, ये वोल्टेज डिफरेंस को बताता है, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच, बोलता है एसेंशियली रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल, ये बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना अवेलेबल है फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, देखो व्हाट इज सेल पोटेंशियल लिखना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड और एनोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, एक कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सेल पोटेंशियल कह देते हैं, तो लिखा है सेल पोटेंशियल रेफर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल essentially representing the potential energy available for chemical reaction to produce electricity, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कितना वोल्ट प्रोड्यूस होगा ये सेल पोटेंशियल ही बताता है। व्हाट इज फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कंटिन्यूअसली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए फ्यूल like hydrogen and oxygen, and providing a sustained power source as long as fuel is supplied, जैसे जितना देर तक आप फ्यूल देंगे उतना देर तक ये कंबसन करके फ्यूल जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबसन करेगा और डायरेक्टली ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फ्यूल सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही है, ठीक है, तो ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, आंसर है, बाकी बाद ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर दिया, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है, आगे देखो सेम कहानी हिंदी में भी है, तो हिंदी में भी ये न्यूमेरिकल तो सेम हिंदी इंग्लिश दोनों जगह पे है। सेल क्या है, सेल विभव एक तरह से वह विद्युत वाहक बल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर है ना दोनों इलेक्ट्रोड कौन कैथोड और एनोड के बीच का अंतर होता है उसी को सेल विभव कहते हैं, ठीक है, ईंधन सेल क्या है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं सर फ्यूल सेल या ईंधन सेल कहते हैं।
ये दोनों को हमने नोट्स में लिखा रखा है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो सर, आगे ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर दिया सेम टू सेम, ठीक है। हाँ, देखो क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस तुमको करके जाना होगा, प्रैक्टिस करके जाओगे चीजें आसान हो जाएगी, नहीं करके जाओगे तुम्हारे लिए चीजें और टफ होती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या सर, आगे यहाँ पे एक बहुत प्यारा प्यारा दो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, क्या 0.5 मोलर क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक तरह से इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बोलता है फाउंड टू बी 100 ओम, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस। इफ सेल कांस्टेंट, यदि सेल यहाँ पे कांस्टेंट है जी स्टार क्या 0.0354 पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, है ना, मोलर कंडक्टिविटी देना है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। देखो ठीक है, क्लियर है। के बराबर क्या जी स्टार इंटू आर, व्हाट इज जी स्टार, जी स्टार बराबर है यहाँ पे क्या, देखो जी स्टार है सेल पोटेंशियल क्या 0.034, ठीक है 354, और आर बराबर क्या, आर बराबर है यहाँ पे 100 ओम, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस आर फाउंड टू बी 100 ओम, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 100 ओम, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला जी स्टार इक्वल टू क्या 1/r, जी स्टार इंटू जी, जी बराबर होता है 1/r, ठीक है 1/r, ठीक है। देखो 0.0354 गुने 1 बटे क्या 100, ठीक है। देखो ये पॉइंट आगे आ जाएगा क्या 3.54, यहाँ से 10⁻², 10⁻², क्या जाएगा सर 3.54 गुने 10⁻⁻4, ये हुआ के, क्या बना ये सर कंडक्टिविटी बना। अब पूछा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बोला है क्या कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी क्या निकलता है सर, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू होता है के बटे के इंटू 100/c, 1000/c, व्हाट इज के 3.54 गुने 10⁻⁻4 गुने 1000, ठीक है। सी क्या है, सी यहाँ पे है 0.0354, ठीक है 0.0354, 0.05, ठीक है 05 पॉइंट 100 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलो ये पावर काटो, 3 0 1 0, 4 0 हुआ कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या 3.54 गुने कितना 10, नीचे कितना 5, 5 से काटो, दोबारा में कट गया, कितना आया था यहाँ पे 3.54 को मल्टीप्लाई कर दो कितना इंटू, बचा कितना सर देखो 0.05, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बचा 3.54 गुने 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 5 दूना 10 का 0 बाकी कितने 3 दूना 6 7, 7.08 लैम्डा है, क्या हो जाता है आप साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही तो पूछा था हम लोग को, ठीक है यही हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही यहाँ पे नीचे भी सेम क्वेश्चन हिंदी में 0.05 मोलर एसिटिक एसिड लिविंग का प्रतिरोध 100 ओम है, तो पाया गया यदि सेल स्थिरांक इतना दिया हुआ है तो एसिटिक अम्ल पे मोलर चालकता निकालना, पहले के निकालना होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बाद ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो सर,
दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच चार्ज इज फैराडे रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोलर MnO4 टू Mn, मतलब MnO4 से Mn निकलने के लिए कितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा, ये पूछा हो। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, यही होता है फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा सर, क्यू, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, या फिर क्यू इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एफ, ये तो होता है। ये दोनों में से कोई भी एक चीज यूज करना पड़ेगा। 1 मोल दिया हुआ है तो एन इंटू एफ यहाँ से निकल जाएगा कितना मोल चाहिए। ठीक है, देखो वही हमने यहाँ लिखा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। ठीक है, इसे सॉल्व कर दिए। देखो आगे देखो, आगे बोलता है यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ, देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर, यहाँ पढ़ो। देखो फैराडे में दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो दोनों लॉ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बोलता था अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, बोलता जितना अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करेंट, एक करेंट के द्वारा, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होता है, मतलब W इक्वल टू जेड, W जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, Q का। ठीक है, अब W इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, जेड इंटू क्यू, W बराबर क्या होता है, जेड इंटू क्यू इंटू, ठीक है, जेड इक्वल टू क्यू, क्यू बराबर क्या था आई इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, तो वही बोलता है क्या, देखो तो वही बोलता है जेड बराबर आई इंटू टी, बोलता है वेयर एम, एम की जगह पे डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू क्या है, एम जो है वो है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड, जेड क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और आई क्या करंट, और टी क्या टाइम। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ था 1 मोल ऑफ MnO4 से MnO2 बना, देखो MnO4 दिया हुआ है, Mn पे कितना दिया हुआ, 2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया, 4 दूना 8 प्लस 7, तो प्लस 7 से यहाँ तक कितना गया, एक तरह से MnO4 4 नेगेटिव चार्ज किया हुआ 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, कितना बना, क्या Mn पे 2 प्लस। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया वही बनेगा यहाँ पे, एन, एन बराबर कितना हुआ 5, तो क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू एफ। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होगा 5 एफ, तो 5 फैराडे चार्ज को ये गेन करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यही बात ये पूछ रहा। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ लेना और ये इक्वेशन निकाल देना। ठीक है, आगे देखो सर, आगे वही हिंदी में भी सेम कहानी, सेम न्यूमेरिकल होगा, और हिंदी में विद्युत अपघटन, ये फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है 2024 में, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ध्यान से देना। ये मरकरी सेल वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मरकरी सेल वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको समझ लो। मरकरी सेल का जो वोल्टेज डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, कोई बदलाव होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलो सर, क्या कहता है, बोलता है व्हाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब मरकरी सेल का सेल वोल्टेज इसके संचालन के दौरान जीवन भर स्थिर क्यों रहता है। देखो मरकरी सेल में जो भी चीजें यूज होता है सब का सब सॉलिड या लिक्विड मीडियम में होता है, यानी कि वहां पे कोई भी आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता नहीं और कंसंट्रेशन डिपेंड करता है आयन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही है। देखो क्या, कि द सेल पोटेंशियल remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its life, पूरे लाइफ टाइम उसका कंसंट्रेशन बदलता नहीं है। जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, बनता क्या है जिंक ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, और मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में बाहर जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये देखो, ये मरकरी के अंदर होने वाला रिएक्शन यही है, इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट है नहीं,
अब कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं तो कंसंट्रेशन आयन पे डिपेंड करता है। अब कोई तरह का चेंज हुआ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, कांस्टेंट रहा, कोई तरह का चेंज नहीं हुआ, हमेशा यहाँ पे 1.35 वोल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बता राइट द रिएक्शंस अकरिंग एनोड एंड कैथोड ऑन द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ केसीएल। केसीएल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो केसीएल का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, केसीएल के प्लस सीएल माइनस, देखो कैथोड पे क्या होगा, अब केसीएल का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करोगे एक्वस मीडियम में, तो वाटर के प्रेजेंस में, तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड पे क्या बनेगा सर, देखो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, H2O इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 प्लस OH आयन बनेगा। वहीं एनोड पे क्या लिखा है सर, एनोड पे जो है देखो रिएक्शन में यहाँ नीचे लिखो, ठीक है, देखो कैथोड पे क्या होगा सर, कैथोड पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 के बाहर होगा प्लस OH आयन बन जाएगा, ठीक है, कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा सर, क्लोराइड आयन होगा, एक्वस मीडियम में, ठीक है, हाफ Cl2 बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, देखो कुल मिला करके पूरा नेट रिएक्शन क्या लिखाएगा, नेट रिएक्शन के यहाँ नेट रिएक्शन वहाँ पे KCl जो होता है एक्वस मीडियम में, वाटर के साथ अभिक्रिया कराओगे, क्या बनेगा सर यहाँ पे, के प्लस अलग, ठीक है, OH माइनस आयन अलग, ठीक है, प्लस क्या हाफ H2 गैस अलग और हाफ Cl2 गैस अलग, मतलब H2 मिल जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और Cl2 मिल जाएगा कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है, वही कहानी वही रिएक्शन हिंदी में भी लिखा हुआ, देखो क्या कि KCl कैथोड पे वाटर गया, ठीक है, हाँ एनोड पे ये बना, दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल ये रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि व्हाट इज द पीएच, पीएच वैल्यू पूछा था, पीएच का मतलब क्या होता है, लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या, pH of HCl solutions when the hydrogen gas electrode shows potential difference 0.59 volt at standard temperature and pressure, तो क्या होगा सर, देखो इस कंडीशन पे, देखो बोलता है क्या यहाँ पे, देखो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, बोलता है गिवन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना 0.59 वोल्ट, ठीक है, मतलब E नॉट से फिक्स है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के H प्लस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान किया H2 बना, मतलब N बराबर कितना हो गया एक, ये भी फिक्स है, E नॉट से बराबर कितना माइनस 0.59 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, देखो पुट कर दिया E H प्लस H2 E नॉट, ये दिया H2, देखो अब ये क्या है, ये गैस, इसका इसका कंसंट्रेशन कितना अपने से एक मान लेंगे, एक कोई दिक्कत नहीं है ना, अब देखो एक मान लिया गया, अब देखो यहाँ पे क्या E नॉट से क्या इसका इसका कंसंट्रेशन 0 होता है, 0 पुट कर दिया गया, ओवरऑल क्या ये 0.59 माइनस में पुट किया गया, माइनस ये क्या 0 माइनस 0.59, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, लॉग H प्लस आयन, ठीक है, लॉग H प्लस आयन को क्या लिखते हैं, देखो लॉग H प्लस आयन को लिखते हैं पीएच, ये जब वैल्यू आया क्या 0.59 माइनस 0.059 डिवाइड देंगे क्या आएगा 10, तो पीएच बराबर कितना आ गया 10, पीएच बराबर कितना आया सर 10 आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस लगाना, बता चुके हैं कई बार आपके नोट्स में, तो अभी हम बताएं क्या कि पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है, एक तरह से देखो यहाँ पे इस स्टेप को थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज कर दो, इस स्टेप को हम थोड़ा सा और ले आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ स्टेप छोटा किया, इस स्टेप को हम बड़ा कर देते, देखो ध्यान से, देखो क्या है इसका वैल्यू पूरा ओवरऑल माइनस 0.59, ठीक है, क्लियर है, इसका वैल्यू 0 माइनस, ठीक है 0.059 बटे क्या एक, देखो लॉग ऊपर का कंसंट्रेशन कितना गया, कुछ नहीं एक है, नीचे क्या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन,
देखो नीचे वाला को ऊपर ले जाना क्या होगा, माइनस वैल्यू होगा, देखो 0.59 बराबर क्या, -0.0, इसको लिखो माइनस लॉग, अरे इसको ऊपर ले जाना, ठीक है, लॉग एच प्लस साइन बनेगा, ठीक है। तो इतना बराबर क्या बोलते हैं, पीएच, देखो -0.59 भागा कितना, -0.059, माइनस लॉग को क्या लिखना, फिर पीएच काटो, माइनस माइनस कट गया, इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा, यानी कि पीएच बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, क्लियर है। पीएच 10 होने का मतलब क्या, अल्कलाइन मीडियम में जा चुका है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसा कई सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में हमने प्रयास किया है, प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। देखो कुल मिलाकर के यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, और जितने भी हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। हाँ, चलो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी